करीब 19 साल का एक लड़का होता है जो कि बुरी संगत में पड़ जाता है। कभी बदमाशों के साथ उठता बैठता था, तो कभी ड्रग्स का कारोबार में लग जाता है, तो कभी वो अपहरण करता है, तो कभी किसी से रंगदारी मांगने की कोशिश करता है। ये बात जब उसकी मां को पता चलती है, मां नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप का जैसा बने, मां नहीं चाहती कि वो अपने चाचा के जैसा बने। चाचा भी यही सब काम किया करता था। मां चाहती थी कि वो एक अच्छा इंसान बने, इसलिए मां ने उसकी मुखबिरी करना शुरू कर दिया और पुलिस को उसकी पल पल की रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, ताकि वो पुलिस के चंगुल में अगर आ जाएगा तो पुलिस उसे सुधार देगी। कुछ पुलिस वालों से उसने ऐसा ही वादा लिया था। लेकिन ये बात जब उस बेटे को पता चल जाती है कि सबसे ज्यादा मुखबिरी तो उसकी सगी मां ही कर रही है, ये बात उस लड़के को बहुत ज्यादा नागवार गुजरती है, उसे गुस्सा दिलाती है। इतना गुस्सा दिलाती है कि वो तारीख थी 18 मई 1995 की, उसने अपनी मां को गोली मार दिया है और गोली मारने के बाद उसकी हत्या कर देता है। क्योंकि पूरा का पूरा परिवार वो गलत रास्ते पर चल रहा था, वो इलाका ही कुछ ऐसा था जो गलत रास्ते अख्तियार किया करता था, इसलिए मामला घर का था और घर के मामले को उसे दबा लिया जाता है। यानी कि इस बात का किसी को ज्यादा लोगों को भनक नहीं लगती कि मां की हत्या की गई है, इसलिए बात आई गई हो जाती है। लेकिन वक्त जब आगे बढ़ता है तो उसका नाम इतना खूंखार, इतना खतरनाक हो जाता है कि वैसे तो उसका नाम था सरदार अब्दुल रहमान बलूच, लेकिन बाद में उसको रहमान डकैत के नाम से जानने लगते हैं। भारत यानी कि बॉलीवुड और बॉलीवुड यानी कि फिल्म जिसका नाम है धुरंधर, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में है। और इस फिल्म के अंदर एक किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने। अक्षय खन्ना ने किरदार निभाया है रहमान डकैत का, और ये कहानी भी आज रहमान डकैत की है। आखिरकार वो कैसे इतना बड़ा डकैत बना, कैसे उसका बड़ी बड़ी एजेंसियों पर, बड़े बड़े नेताओं पर, बड़े बड़े बिजनेसमैनों पर और बड़े बड़े लोगों ही नहीं बल्कि आम लोगों जो गरीब थे उन तक भी उसका एक रसूख था, एक कब्जा था। जिधर को वो घूमता था उधर को हवाएं भी चलने लगती थी, घूमने लगती थी। तो कहानी ये रहमान डकैत की है कि आखिरकार वो कैसे डकैत बनता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पाकिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम सिंध है, और सिंध प्रांत की राजधानी है कराची। कराची बंदरगाह के दोनों साइडों में आबादी है, लेकिन एक साइड जो है उस साइड में जिसने जिन्ना रोड है, और जिन्ना रोड के बाद आगे अगर बात करें तो एक इलाका है, उस इलाके को लयारी इलाके के नाम से जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस इलाके की सबसे बड़ी दुर्दशा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसकी बदनसीबी कह सकते हैं। ना यहां पर शिक्षा है, ना ही यहां पर कोई कारोबार है, और यहां पर कोई धंधा होता भी था पहले से ही। आजादी के बाद से लेके तब से वहां पर ड्रग्स का कारोबार जो बहुत ज्यादा चरम पर था। रंगदारी मांगना, वसूली करना, अपहरण करना, इस तरह के ये यहां पर कारोबार थे, काम थे। ऐसे ही एक साल 1960 से 1977 तक, इस 70 तक की बात है, दाद मोहम्मद एक दादल नाम का एक गैंगस्टर था, उसका यहां पर राज चला करता था। अब वो लोगों को कहता था कि तुम कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी व्यापार कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में आपको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी। यानी कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। हमारा कोई आदमी आएगा, आप पैसे दीजिए और काम करिए। यदि आप पैसे नहीं देंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते। वो ड्रग्स का धंधा था उसका अच्छा खासा, क्योंकि इस पूरे लयारी जो इलाका होता है, इस लयारी इलाके के अंदर लोगों को जो ड्रग्स की चाहत होती थी, तो ड्रग्स की चाहत दाद मोहम्मद दादल ही पूरी किया करता था। और ऐसे ही करते करते उसका एक रुतबा बढ़ने लगता है। लेकिन इसके रुतबे को कम करने के लिए एक और नाम सामने आता है जो सेकंड पोजीशन पर आया था, नाम उसका हाजी लालू होता है। हाजी लालू ने भी कमान संभाली, लेकिन इन दोनों की स्थिति में कुछ ऐसे टकराव की स्थिति पैदा होती रहती थी। हाजी लालू तो सामने था उसके दाद मोहम्मद दादल, इनमें टकराव की स्थिति, कभी कोई किसी का साथी मारा जा रहा है तो कभी किसी का कोई साथी मारा जा रहा है। इसी हिसाब से वक्त आगे बढ़ रहा था और दोनों गैंगों में गोलीबारी भी खूब चलती थी। ऐसा लोग, वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि आसमान में इतने तारे नहीं दिखाई देते थे जितने की गोली चलने की आवाजें आती थी, जितनी गोली चलने की रोशनी दिखाई दिया करती थी। तो लोगों में एक तरह की दहशत थी, एक तरह का डर का माहौल चल रहा था। इसी इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलूच होता है, उसका एक छोटा भाई जिसका नाम शेरू होता है। ये भी इसी धंधे में थे, कभी ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं तो कभी किसी की चाकरी करना, कभी किसी का सिपाही बनकर रहना, जैसे हाजी लालू है या दाद मोहम्मद, इस तरह के काम करते थे, छोटे मोटे धंधे। परिवार में इनका बहुत ज्यादा मामला बढ़िया नहीं था, लेकिन इस सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलूच ने 2 शादियां की थी। जो दूसरी बीवी होती है जिसका नाम खदीजा होता है, खदीजा को साल 1976 में एक लड़का पैदा होता है, उस लड़के का नाम रखा जाता है अब्दुल रहमान बलूच। रहमान बलूच, क्योंकि उसको घर का वैसे ही माहौल मिल रहा था, जैसे घर परिवार में चोरी चकारी का काम करना हो या फिर ड्रग्स का कारोबार करना हो, लेकिन बहुत अच्छा यहां का मामला नहीं था। इसलिए जैसा माहौल था वैसे ही माहौल में इस इलाके में बेरोजगारी हो, कम पढ़े लिखे हो, गुंडागर्दी हो या खून खराबा हो, ऐसा ही माहौल था। तो इस लड़के को भी माहौल कुछ वैसे ही मिल रहा था। और एक दिन ये बात है तब की, जब ये लड़का लगभग 13 साल की इसकी उम्र रही होगी, किसी ने इसे रोका टोका, इसे डांटा फटकारा, कुछ कहने की कोशिश की। इसे इतना गुस्सा आता है, ये तारीख थी 6 नवंबर साल 1989 की, जब ये 13 साल का था। इसने उस व्यक्ति पर छुपकर वार कर दिया।
बताया जाता है कि चाकू से ताबड़तोड़ उस पर वार किया, और जैसे वार करता है तो वो उस इलाके में इसका नाम एकदम से सुर्खियों में आ जाता है। और जैसे नाम सुर्खियों में आ जाता है, हालांकि बात पुलिस तक नहीं पहुंचती है, परिवार वालों ने जैसे भी था ले देकर किसी भी तरकीब से उस मामले को दबा लिया था, रफा दफा कर लिया था। लेकिन ये जो लड़का था वो सही रास्ते पर नहीं था, बल्कि रास्ता इसने दूसरा अख्तियार कर लिया था। एक तरह से कह सकते हैं जो दो गैंग बने हुए थे, एक दाद मोहम्मद दादल और दूसरा हाजी लालू, तो ये हाजी लालू के गैंग में जाकर शामिल हो जाता है। उसके सिपाही के रूप में काम कर रहा था, उसके चमचे के रूप में काम कर रहा था, उसकी चाकरी करता था, जैसा वो कहता था वैसा करता था। चाहे ड्रग्स का कारोबार हो, फिरौती के लिए अपहरण करना हो, जबरन वसूली करना हो, या किसी की जमीनों पर कब्जा करना हो, इस तरह के काम में वो लग जाता है। एक दिन इसकी मां को इस बात का पता चल जाता है, तो मां ने पुलिस से जाकर शिकायत की, इसकी मुखबरी करना शुरू कर दिया। पुलिस से कहा कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर है, इसको सुधारने की कोशिश करिए साहब, मदद कर दीजिए। लेकिन पुलिस तो शायद क्या मदद करती, लेकिन इसने अपनी मां का ही कत्ल कर दिया। 18 मई साल 1995 में। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन यह बात हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। खासकर जब यह पुलिस की गिरफ्त में आता है, तब पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इसने कुछ ऐसे ही बात की थी। और अवैध हथियार ड्रग्स के मामले में एक बार ये पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो लगातार करीब करीब 2.5 साल के आसपास जेल में रहता है। ये तारीख थी 10 जून साल 1997 की। कराची जेल से इसको सिटी कोर्ट के अंदर पेश करने के लिए लेके जा रहे थे, लेकिन ये मौका पाता है और मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। पुलिस इसे तलाश करने की तमाम कोशिशें करती है, लेकिन ये पुलिस के हाथ नहीं आता। और एक वहां पर प्रांत है जिसका नाम है, प्रदेश है जिसका नाम बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान में एक खूब जगह लगती है, वहां जाकर छुप जाता है। 2.5 साल तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसने सलाखों के पीछे ट्रेनिंग ली, साथ ही ये कुछ समय के लिए भाग जाता है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में भी अफगान का भी अच्छा खासा जोर है, अफगानियों का एक तरह से कह सकते हैं वहां पर प्रभाव है। तो वहां से भी ये दांव पेच सीख के आता है और वापिस आ जाता है फिर से लायारी के अंदर। लायारी के अंदर आता है, और साल 2001 की बात है। जिस व्यक्ति के, जिस गैंगस्टर के लिए, जिस बदमाश के लिए काम किया करता था, नाम उसका हाजी लालू होता है। हाजी लालू को साल 2001 में पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब पुलिस पकड़ कर ले जाती है तो उसकी गद्दी खाली रह जाती है। अब इधर ये गद्दी खाली थी, लेकिन जो उसका बेटा है हाजी लालू का नाम उसका अरशद पप्पू है। अरशद पप्पू चाहता था कि उसकी गद्दी पर वो राज करे, लयारी पर पूरे पर वो राज करे। लेकिन अरशद पप्पू इतना नहीं खुला हुआ था, इतना नहीं मिला हुआ था, इतनी उसे तरकीबें नहीं आती थी जितनी तरकीबें रहमान डकैत जेल में रह के सीख गया था, या बलूचिस्तान के हूब में रह के वहां सीख चुका था। अब ऐसी स्थिति में ये दोनों गैंग बन जाते हैं, और दोनों गैंग बनने के बाद फिर दोनों में आपस में पूरी तरह से ठन जाती है। यहां अरशद पप्पू ने अपना रुतबा कायम करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए, पूरी लयारी पर अपना रोब दाखिल करने के लिए एक बहुत बड़ा कारोबारी होता है जिसका नाम फैज मोहम्मद बलूच होता है, उसका वो किडनैप कर लेता है। और किडनैप करने के बाद उससे रंगदारी भी लेता है, इनकी पैसे भी लेता है, और पैसे लेने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या जो करता है वो लयारी, यानी कि पूरे पाकिस्तान के इतिहास में, खासकर इस लयारी के इतिहास में ऐसी कभी कोई हत्या नहीं हुई थी, ऐसा दावा किया जाता है। मीडिया में यह बताया जाता है कि उस बड़े कारोबारी को, जिसका फैज मोहम्मद बलूच होता है, उसको पहले मारा जाता है, उसके फिर टुकड़े किए जाते हैं, और टुकड़े करने के बाद गधे की जो गाड़ी होती है, उस गधे की गाड़ी पर उसको रखा जाता है, उसके टुकड़े, और उसके बाद फिर पूरे इलाके में घुमाया जाता है ताकि इस अरशद का दबदबा कायम हो सके, और ये पता चल सके कि देखो यहां पर एक नए व्यक्ति ने, कि अगर उसका बाप जेल में चला गया है, सलाखों के पीछे चला गया है, या उसका बाप बूढ़ा हो गया है, तो उसके बेटे ने पूरी तरह से कमान संभाल ली है। उसको गधे की गाड़ी पे उसकी डेड बॉडी के टुकड़े थे वो घुमाया जाता है। बताया जाता है कि अगर किसी ने भी उसके खिलाफ मुखबरी करने की कोशिश की, किसी ने भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होगा। और बाद में उन टुकड़ों को जलाया जाता है, और जलाने के बाद नाली में वो टुकड़े बहा दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में फैज मोहम्मद बलूच जो होता है, वो बड़ा कारोबारी, उसका बेटा जिसका नाम उजैर जान बलूच होता है, उजैर जान बलूच ने अपने बाप की हत्या का, उस कत्ल का बदला लेने के लिए रहमान डकैत से हाथ मिलाया, उससे दोस्ती की, और उसने कहा कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे बाप के कातिल को सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उससे भी ज्यादा भयानक खौफनाक सजा होनी चाहिए। अब ऐसी स्थिति में उजैर जान बलूच और रहमान डकैत दोनों मिल जाते हैं, और हर दिन एक तरह से कह सकते हैं कि खूनी खेल खेला जाता था। उधर अरशद और उसकी टीम इन पर हमला करती थी, इधर ये अरशद की टीम पर हमला करते थे, और रोज के रोज बताया जाता है कि कोई ना कोई मारा जरूर जाता था। इन लड़ाइयों में अगर शुरू से लेकर आखिर तक की हम बात करें तो लगभग 2000 लोगों के कत्ल हो जाते हैं, इस तरह का मीडिया रिकॉर्ड में जो आंकड़ा है। और ड्रग्स का कारोबार रहमान डकैत ने शुरू कर दिया, अपहरण का भी कारोबार शुरू कर दिया, हत्या का भी कारोबार करना शुरू कर दिया, जबरन वसूली का भी कारोबार करना शुरू कर दिया। लेकिन इस कारोबार के साथ साथ उसने अपनी उस इलाके में रॉबिन हुड की एक छवि बनाई थी। आसपास के लोगों की मदद करना, किसी बेवा की मदद करना, किसी के पास खाने का इंतजाम नहीं है तो उसकी मदद करना, किसी के पास अगर रोजगार नहीं है तो रोजगार की मदद करना। इस तरह के उसने जब काम करना शुरू किया, जब दौर धीरे धीरे आगे चल रहा था, तो इसी दौर में उसने 3 शादियां की थी।
उसकी पहली पत्नी का नाम फरजाना होता है, दूसरी का नाम शहनाज होता है और तीसरी पत्नी का नाम होता है सायरा बानो। इसने अलग अलग वक्त में इन 3 महिलाओं से शादी की थी और शादी करने के बाद इनसे 13 बच्चे पैदा हुए थे। और ये अपने बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आ जाता है, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के संपर्क में आ जाता है, आवाम की जब मदद किया करता था तो इसके अंदर एक काबिलियत पैदा हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि जिधर जनता का रुख ये कह दे तो जनता का रुख उधर हो जाया करता था। यदि किसी नेता के समर्थन में ये वोट मांग ले तो समझ लो कि उसको बहुत बड़ी तादाद में वोट मिल जाते थे। और इस इलाके पर इसने जब लगातार इसका रुतबा बढ़ता चला जाता है तो 34 दुकानें, 33 घर, 12 प्लॉट और खेती की लगभग 150 एकड़ जमीन इसकी हो चुकी थी। यानी कि ये अब कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये एक बड़ा आदमी बन चुका था। लेकिन इसी बीच में साल 2006 की बात है, उस इलाके में, उस प्रदेश के अंदर एसपी चौधरी असलम का भी अपना एक बड़ा रोला रहा था। वो सुपर कोप के नाम से मशहूर था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था और उसकी रडार पर था रहमान डकैत। रहमान डकैत को उसने गिरफ्तार करने के लिए, उसका एनकाउंटर करने के लिए कई बार कोशिशें की और एक बार कोशिश में सफल हो जाता है। साल 2006 में रहमान डकैत आखिरकार एसपी असलम के हिस्से में आ जाता है, असलम चौधरी के, और उसके बाद फिर जैसे ही उसका एनकाउंटर करने की पूरी तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच में क्योंकि वो बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में था, बिजनेसमैनों के संपर्क में था, कुल मिलाकर वो उसकी जान तो यहां बच जाती है। लेकिन इस बात का कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं आता कि उसे गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद वो छूट जाता है, छोड़ जाता है, या फिर नेताओं के चक्कर में था। क्योंकि जिधर वो हाथ करता था, जिधर वो सपोर्ट करता था, उधर का नेता जीत जाता था, उधर का सांसद बन जाता था। और शुरू से लेकर ही पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसको समर्थन रहता था। तभी इसलिए दिमाग में आता है कि कभी भी पुलिस की रेड पड़ जाती है, पब्लिक की नजर में वो भले ही रॉबिन हुड हो, लेकिन आवाम या फिर जनता, कह सकते हैं मीडिया में जो इसका रिकॉर्ड था वो खराब था। और उस पर लगभग करीब करीब मां की हत्या सहित लगभग 89 हत्याओं के मुकदमे थे, उससे ज्यादा उसके साथियों ने कत्ल किए थे और लगभग 2000 से ज्यादा पूरी उसमें लयारी में मौतों का खेल खेला गया था। तब इसके दिमाग में आता है साल 2008 में क्यों ना अपनी एक पार्टी बनाई जाए, और पार्टी का नाम था पीएसी यानी कि पीपल्स अमन कमेटी। और इसका मकसद यही था कि इसके साथ रहते हुए, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या आवाम हो, सभी को अपनी मुट्ठी में करना। और उसने एक मंच से ऐलान कर दिया था कि वो जब तक रहेगा तब तक वो पीपीपी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो समर्थन करेगा। खुले में ऐलान कर देता है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। हालांकि उसने आवाम के लिए स्कूल बनवाया, दवाखाने भी बनवाए, और 10 अगस्त 2009 को लयारी टास्क फोर्स और साथ ही एसपी असलम चौधरी की जो टीम थी, इसने दबिश दी, और दबिश देने के बाद इसको आखिरकार बताया जाता है गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद इसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। और जैसे एनकाउंटर होता है तो पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा भी होती है। तब महज इसकी उम्र कुल 33 साल के आसपास होती है। 33 साल तक ही अपनी जिंदगी ये जिया था, लेकिन 33 साल में पूरे पाकिस्तान में इतना चर्चित हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं थी। और इसकी चर्चाएं का दौर अब इसलिए भी शुरू हो जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर एक धुरंधर मूवी बनाई गई है जो बॉलीवुड में, जिसको मैं मेन लीड जो रोल अदा किया है वो रणवीर सिंह ने अदा किया है, लेकिन रहमान डकैत का जो रोल अदा किया है वो अक्षय खन्ना ने किया है। और इस अक्षय खन्ना के रोल की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि जो रोल उन्होंने एक्टिंग की है वो वाकई अपने आप में लाजवाब है। कुछ गाने ऐसे हैं, उस गाने पर रील बन रही है, डांस कर रहे हैं, हालांकि लोगों को वो भाषा समझ में नहीं आ रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन एसपी असलम चौधरी का जो किरदार निभाया है वो संजय दत्त ने निभाया, उसको भी बड़ी बखूबी, बहुत खूबसूरती के साथ निभाने की कोशिश की है। जब पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर लोग कह रहे हैं कि फेक है, जिसमें कोई ज्यादा सच्चाई नहीं है, लेकिन इस पर पूरा रिसर्च करने के बाद इस फिल्म को बनाया गया है। हालांकि जो डायरेक्टर है उसने भी साफ साफ कहा है कि ये काल्पनिक पात्र हैं, लेकिन ये पात्र काल्पनिक नहीं है बल्कि असली हैं। जब इनके बारे में देखा जाता है, इसका एनकाउंटर किया जाता है, तो मां सहित 79 हत्याएं इसने की थी। और जब ये बात अखबारों में प्रकाशित होती है तो प्रकाशित होने के बाद पुलिस ने कहा कि ये पुलिस के लिए, पाकिस्तान की पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि रहमान डकैत को हमने मार डाला है। अब रहमान डकैत तो मारा जाता है, लेकिन जो उसका दोस्त था जिसका नाम जो उजैर जान बलूच होता है, उसके बाप का बदला तो लिया नहीं गया था, लेकिन वो अपने बाप के बदला लेने के लिए लगातार कोशिश करता रहता है। और साल 2013 की ये बात है, और उसको एक मौका मिलता है उजैर बलूच को, और वो अरशद पप्पू जिसने क्या उसके बाप का कत्ल किया था, छोटे छोटे टुकड़े किए थे, उसका सगा भाई होता है जिसका नाम यासिर अराफात होता है। उन दोनों का वो किडनैप करता है, और किडनैप करने के बाद उनके छोटे छोटे टुकड़े करता है, टुकड़े नहीं बल्कि उनको बताया जाता है कि उनके जो सर जो था वो धड़ से अलग करने के बाद और गधे वाली गाड़ी पे बिठाता है और पूरे इलाके में घुमाता है। ये बात सोशल मीडिया पर उस दौर में, जब सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ था, तो तब ये मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट रहता है, पुलिस पर दबाव पड़ता है और पुलिस इसे गिरफ्तार करती है उजैर जान बलूच को, और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है। साल 2016 से वो अभी तक जेल में है और
एसपी असलम चौधरी के बारे में ये बताया जाता है कि कुछ दिन के बाद एक आत्मघाती हमला होता है तालिबानियों का। उस आत्मघाती हमले में एसपी असलम चौधरी मारे जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि किस तरह से पाकिस्तान का वो इलाका जहां बेरोजगारी थी, जहां पर कोई स्कूल कॉलेज की कमी थी, लेकिन इस डकैत के मरने के बाद जब ये फिल्म बनती है और फिल्म बनने के बाद जो वहां के लोकल के इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो लोग डर की वजह से आज भी कुछ नहीं बोल पाते हैं। जबकि उसकी एनकाउंटर साल 2009 में हो गया था और ये कहानी 2025 में पब्लिक के सामने आई थी। लोगों में आज भी उसके नाम का, रहमान डकैत के नाम का आज भी इतना खौफ चल रहा है।